12 तक रेशियो आ जाता है 63.60/40 आ जाता है 63.40। मतलब अब आप समझिएगा दोबारा कि जब हिंदुस्तान का बच्चा पहली से 5वीं कक्षा में होता है तो एजुकेशन का रेशियो 90+ आ जाता है। तो ये 63% भी आंकड़े हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। इस और भी एजुकेशन में बढ़ावा होना चाहिए कि भाई भारत का जो स्कूली एजुकेशन का रेशियो है वो अभी भी 60 पॉइंट के इतने हिसाब से आ जाएगा 36.60। अभी हमें आवश्यकता है कि हमें 36 से 36.5% विद्यार्थी आज भी शिक्षा से ड्रॉप आउट हो रहा है, वंचित हो रहा है। इस और भी चिंता करने की आवश्यकता है। सब कुछ फ्री दे रही है सरकार। गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पूरी सुविधाएं हैं कि सब कम्युनिटी के पढ़े, जाकर पढ़े और शिक्षा का लाभ ले। 36% बहुत बड़े आंकड़े हैं, इनको 80-90 तक पहुंचना चाहिए। इस और हम प्रयास करेंगे, सरकार से भी गुहार करेंगे, अपने शिक्षा से, फैमिली से, परिवारों में जाकर भी स्कूली शिक्षा की भी बारे में हम एक मुहिम चलाएंगे कि ये ड्रॉप आउट केसेस भी रुके। प्यारे साथियों, जैसे ही 12वीं कक्षा खत्म हो जाता है तो 12वीं कक्षा करने के बाद में हायर एजुकेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको सभी श्रोताओं को ध्यान है, इसके बाद हायर एजुकेशन शुरू होता है, उच्च शिक्षा। अपना वातावरण बिल्कुल एकदम चेंज करना है बच्चे को। पहले 12वीं में अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल, अब स्कूल छोड़ना है, कॉलेज में जाना है, हो सकता है शहर में जाए, ग्रामीण से आंचल से उठकर बच्चा। तो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा इसको कहा गया। इसी और हमारा प्रोग्राम है। अब मेरे प्यारे साथी, सभी से मेरा अनुरोध है क्या हायर एजुकेशन के लिए भी हमारे देश में फ्री की योजनाएं हैं कि जाइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में बच्चा जाकर हायर एजुकेशन फ्री करे। ऐसे कानून की एक पद्धति के अनुसार आप आते हैं। हमारे पास लीगल एडवाइजर यहाँ पर बैठी हुई हैं, नीतू सिंह एडवोकेट और बहुत सारे एडवोकेट मेरे साथी जुड़े हुए हैं कि कोई कानून की अभी ऐसी किताब व्याख्या नहीं हुई है कि जाकर भाई हायर एजुकेशन को पूरे भारतवर्ष में मुफ्त कर दिया हो। मेरे जहन में तो है नहीं। कोई साथी अगर जानता है कि कोई ऐसा कानून है तो उसका सदुपयोग किया जाएगा, अन्यथा है नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें नहीं है तो फिर कैसे इसको नापा जा सकता है? हमने यहाँ पर आरटीई के तहत माप लिया स्कूली शिक्षा को। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन को कैसे मापते हैं। तो वो चीज है आपको ध्यान रखना है जो मैं अक्सर अपने विगत वर्ष में बताता रहा हूं, GER। सभी साथियों को एकदम नया शब्द लग रहा होगा कि सर ने लिख क्या दिया। मैंने भारत का बैकबोन लिखा है, रीढ़ की हड्डी, और इसके बारे में आपको बताने वाला भी हूं मैं कि ये GER बैकबोन क्यों है। आप सुनते होंगे, पूरे भारतवर्ष के श्रोता, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, डिश टीवी है घर में, सब देख लेते हैं कि प्रीति जिंटा कौन है, अक्षय कुमार के बारे में, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये डेविड बेकहम, सब जानते हैं इनके बारे में। हमें इन चीजों का पता होता है। हम बढ़िया सी एक स्टोरी आ रही है डांसिंग की, उसको भी अच्छे से लाइक कर देते हैं, लेकिन कभी भी किसी पत्रकार महोदय से, कि किसी नेतागण से, किसी समाज सेवी से इस शब्द के बारे में आपने कतई नहीं सुना होगा। इसीलिए बता रहे हैं कि हम सबसे यूनिक हैं। हमने हिंदुस्तान की बैकबोन पर काम करना है। प्यारे साथियों, आपको GER नजर आ रहा है यहां पर, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये इंडिया का बैकबोन है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि हिंदुस्तान में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। नए साथी सुनिएगा, हाउ मच। एक मिनट, एक सुनो क्या कि अगर स्क्रीन आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दो। प्यारे साथियों, अगर स्क्रीन में आपको दिख रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज करें, नहीं तो मैं आपको बाकायदे मौखिक भी बता पा रहा हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसके मायने क्या होते हैं? इट मीन्स हाउ मच स्टूडेंट रीच्ड इन द कैंपस कंप्लीट द 12th क्लास। 12वीं करने के पश्चात, पुनः नमस्कार जो बाद में जुड़े हैं, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के मायने आपको पता, स्कूल से पास आउट होकर उस शिक्षा में जा रहा है। मेरी ये चिंता का विषय है। इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। आज की पत्रकारिता से भी आप सब जानते हैं कि आज तक पर क्या चल रहा है, इंडिया टीवी पर आपको क्या चल रहा है, वो दिखा ही नहीं जा रहा जो देश को चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि जाकर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी यहां पर मैं पार्टी के बारे में बताऊं आपको। यह दिखाना चाहिए कि भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये 27% क्यों है। क्या बताइए प्यारे साथियों,
कि ये जो 27% हिंदुस्तान का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, क्या ये सही आंकड़े हैं? आपके बाद में रोक लो, आप बता देंगे, मैं मोटा मोटा आपको लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जब 100 विद्यार्थी स्कूल से निकलता है पढ़ाई कर कर, वो 27% ही आगे पढ़ाई में जा पाता है, 73% बच्चा हमारा ड्रॉप आउट हो जाता है। अब मेरे लिए और आपके लिए चिंता की बात क्या होनी चाहिए कि इस बच्चे की उम्र कितनी है? 18। ही इज बीन 18 ईयर ओल्ड। इस बच्चे में जुनून है, ताकत है, उत्तेजना है। सभी साथी 18+ बैठे हुए हैं। आपको याद है कि 18 वर्ष को किशोर अवस्था कहा गया है। जो नौजवान होता है उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा, वही अब्दुल कलाम, अगर उसने हायर एजुकेशन या इंजीनियरिंग नहीं की होती तो भारत को कभी भी एक मिसाइल मैन नहीं मिलता। अब वही राजा राम मोहन राय, वही स्वामी विवेकानंद, वही लाला लाजपत राय, वही आजाद हिंद फौज की संरचना करने वाले सुभाष चंद्र बोस, वही क्रांति लाने वाले मंगल पांडे, अगर इन्होंने हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त की तो देश को आजादी के भी लाले पड़ जाते। कौन सिस्टम बनाता? वही बापू गांधी, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही बहुत सारे अशफाक उल्लाह, ये क्रांतिकारी जिन्होंने पढ़ाई की, कानून को समझा और देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 18 साल का युवा जब पढ़ाई में ही नहीं जुड़ पा रहा है तो हम यूं कह सकते हैं शब्दों में कि हम विकास की तरफ कहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा युवा इंजीनियर बन सकता था, ये एडवोकेट बन सकता था, यही हमारा युवा हमारा केमिकल इंजीनियर बनकर काम कर सकता था, फार्मेसी में रिसर्च कर सकता था, यही हमारा विद्यार्थी नर्सिंग काउंसलिंग में जाकर प्रोफेसर बन सकता था। लेकिन वो हायर एजुकेशन में जुड़ ही नहीं रहा है तो क्या बन रहा है? आपको भी पता है, समाज से सब अवगत हैं। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी रैलियों में पट्टा बांधकर, झंडा उठाकर एक बहुत बड़ी भीड़ नेताओं के पीछे घूम रही है। आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा प्यारे साथियों, जब आपने हायर एजुकेशन ले लिया, आप काम धंधे वाले हैं, नौकरी वाले हैं, तो किसी के पीछे घूमने को आपको वक्त नहीं है। यही लंबी भीड़ है, यही वो जो 27% जुड़ पा रहा है, अच्छा जा रहा है। जो 73 है वो कहां जाएगा? आप बताइएगा। एक युवा बच्चा, जस्ट सपोज दैट, इमेजिन, आप कल्पना कीजिएगा कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा जो 18 साल की उम्र में पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा है, हमारी नस्लें, तो वो किस ओर जा रही हैं? आप बताइएगा मुझे। कहां जाएंगी वो? अपराध बनने के लिए जाएंगी, अपने जीवन को चलाने के लिए, हाई प्रोफाइल जीवन जीने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगी, अपराध की दुनिया में जाएंगी। वो देश के हित में नहीं होगा प्यारे साथियों। एक युवा, उसको इंजीनियर बनाकर देश हित में लगाया जा सकता है या उसको बेरोजगार छोड़कर देश के अहित में लगाया जा सकता है। फैसला आपको करना है कि हमें 18 साल का जो युवा शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है, यही मिशन एजुकेशन क्रांति की परिकल्पना है, यही योजना है, यही हम लेके चल रहे हैं कि इस 18 साल के बच्चे को शिक्षा से कैसा जोड़ा जाए। ये छोड़ क्यों रहा है पढ़ाई? प्रॉब्लम क्या है? दिक्कतें क्या है? वही जानना होगा। तो आपको समझ आया कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात होना जरूरी है। आप कल ही समाज में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, चौपाल पर जाकर, पंचायत घर में जाकर, किसी भी कम्युनिटी में जाकर कि हिंदुस्तान का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है, भारत का युवा वर्ग शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है। तो यही मिशन एजुकेशन क्रांति है, इसी को ही क्रांति का रूप हम दे रहे हैं। तो जानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। यह भी मुद्दा है कि प्रॉब्लम्स है क्या, इस और काम क्यों नहीं हो रहा है। इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम जो भारत ग्रामीण आंचल में बसा हुआ है, भारत की जो संरचना है, भारत का जो ग्लोबलाइजेशन है, आपको भी पता है 70 से 72% आबादी हिंदुस्तान की गांव में निवास करती है। वही गांव का बच्चे, उनको कैरियर एंड गाइडेंस से बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है। मैं सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि एक ऐसा कंसेप्ट हो, एक ऐसा कानून बने। मैं अपने शिक्षाविदों से, अर्थशास्त्रियों से भी कहना चाहूंगा जो आगे बैठे हुए हैं कि कैरियर एंड गाइडेंस का एक चैप्टर, एक प्रोग्राम स्कूलों में किया जाए।
हालांकि राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई है। मैं इतना भी बताना चाहूंगा कि स्कूलों में कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार लगाना अनिवार्य कर रही है सरकार। तो मैं चाहूंगा कि इसको देश पटल पर किया जाए कि इस ग्रामीण आंचल में बसे हुए बच्चे को कैरियर एंड गाइडेंस का अभाव है, इसीलिए उस शिक्षा की तरफ कम जा रहा है। दूसरा, ये पढ़ना तो चाहता है, इसके मां बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बने, सब चाहते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम ने हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है प्यारे साथियों, कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। शिक्षा को महंगा कर दिया है। अब ये बताइए कि ठेला लगाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, बंधुआ मजदूर, बैलदारी करने वाला, मिस्त्री, शॉप पर काम करने वाला, कारखाने में काम करने वाला, जिसकी जो दैनिक जीवन का जो उसका इनकम अब 400-500 रुपए मजदूरी हम रख सकते हैं, 15,000 उसका महीने का रख सकते हैं, क्या वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे पाएगा वर्तमान में? आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आप मुझे सुन रहे हैं, क्या वो अच्छी तालीम अपने बच्चे को दे पाएगा? तो दूसरा प्रॉब्लम क्या आया रिसर्च के अनुसार कि हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है भाई। आर्थिक तंगी के कारण भी बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। पहला रीजन क्या था? कैरियर एंड गाइडेंस नहीं है, शिक्षा का महत्व तो नहीं है, क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, नहीं पता। दूसरा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेजर मुद्दा है ये। फाइनेंस क्राइसिस कि मेजर मुद्दा है कि इसको कैसे उभार सकते हैं। तीसरा ये कि पॉवर्टी है, सरकार के संसाधन गांवों तक, कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं पहुंची हैं, गरीबी है, बाल विवाह है। देयर इज डिफरेंट रीजंस फ्रॉम ड्रॉप आउट केसेस। लेकिन मेजर क्या रखेंगे हम कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कि कहीं से इस बच्चे को मदद मिले तो पढ़ाई की तरफ जाए, इसको पढ़ाई के प्रति जुनून भरा जाए, जागरूकता फैलाई जाए, उत्सुकता इसको की जाए कि पढ़ाई करना है और पढ़ाई ही अंतिम आपके पास ऑप्शन है। तो कुछ इस बारे में हम कार्य कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे साथियों, मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत एसएसजी क्या है से शुरू की। इसके बाद में मैंने आपको ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बताया। फिर मैं आपको जो अभी चैप्टर वर्तमान में चल रहा है ये है कि ड्रॉप आउट केसेस क्यों हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से हो रहे हैं, कैरियर गाइडेंस के अभाव में हो रहे हैं, गरीबी है, जागरूकता नहीं है, सरकार के संसाधन गांव तक नहीं पहुंचे हैं, बहन बेटियों को बाहर जाने के लिए जो ग्रामीणांचल के लोग हैं भेजने के लिए तैयार नहीं हो पाते, इसलिए जो बालिका शिक्षा है बहुत डाउन है। सरकार यूं तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कितने संसाधन, कितने इंस्टीट्यूशन ग्रामीणांचल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुले हैं ये सब आपको पता है। तो इस मुद्दे पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अलग मसला है। ठीक है, तो हमने रीजन्स भी जान लिए, जीआर को भी डाल दिया कि इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आता है। तो मैं इस चैप्टर है इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मैं हिंदुस्तान का एक सिटीजन लेता हूं जो एक सामान्य नागरिक है कि उसकी स्थिति क्या है। हिंदुस्तान का जो एक बिल्कुल लो लेवल का जो मध्यम वर्ग परिवार का जो एक माता पिता है, अभिभावक है, एक बार समझिएगा, आप सुनिएगा भी कि वो दैनिक जीवन में 400 से 500 से 600 रुपए कमा पाता है और उसके पास में लाइबिलिटीज कितनी है आपको भी पता है, फेस्टिवल है, बीमारी है, दुख तकलीफ है, सब उसी में वो फेस करता है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ लेते हैं, नो इशू। ठीक है, सरकारी स्कूल में कब तक पढ़ेंगे, पढ़ाई का बर्डन नहीं है। जब वो पढ़ाई से सरकारी स्कूल से पास आउट हुए तो उसको उस शिक्षा की तरफ ले जाने के लिए उसको चिंता है। लेकिन जब यही अभिभावक उस चिंता को लेते हुए किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाता है तो आपको पता है वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको एक लव लेटर के बारे में बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि लव लेटर क्या होता है। ठीक है, ये लव लेटर के बारे में सुनना होगा कि एक आम नागरिक जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास फैमिली का जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, किसी का बच्चा है, हम बच्चे का नाम दे देते हैं, यहां पर हम अमन दे देते हैं कि अमन एक अच्छा नाम है, पीसफुल नेम है। अमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में 12th करके 70% लेकर आया किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया। फिर इसके पिताजी को चिंता हुई कि इसको भाई कहीं से फार्मेसी करवानी है, नर्सिंग करवानी है, इंजीनियरिंग करवानी है, तो गांव ग्रामीण अंचल का बच्चा शहर गया। अब जाकर वो कॉलेज में पहुंचा, रिसेप्शन मैम से मुलाकात हुई। अब एक लव लेटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लव लेटर कौन सा, प्रेम पत्र। अब मैडम द्वारा इस अभिभावक को एक प्रेम पत्र दिया जाता है। उस प्रेम पत्र को अब ध्यान से सुनिएगा, ये भारत के एक सामान्य नागरिक की परिकथा है। तो ये जो प्रेम पत्र है इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले एडमिशन फीस से। प्यारे अभिभावकों,
यहाँ पर काफी सारी बैठी हुई है। पहला फीस उसको बताया जाता है एडमिशन फी, दूसरा फीस उसको बताया जाता है ट्यूशन फी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि सभी बंधु बने रहें, देश हित में बात हो रही है। ठीक है, समाज के लिए बात हो रही है, जहां समाज का मसला आता है पीछे नहीं हटना चाहिए, जुड़े रहिएगा। आपको प्रेम पत्र के बारे में मैं बताने वाला हूं। पहला उसको प्रेम पत्र का वर्ड होता है एडमिशन फी, दूसरा ट्यूशन फी, फिर इसके बाद में फीस आती है एग्जाम फी। अभी एक प्रेम पत्र, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये समझाना चाह रहा हूं कि एक अभिभावक, जो सामान्य अभिभावक है, जो गांव के आंचल से उठकर शहर में अपने बच्चे की एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए जो शहर पहुंचा है किसी कॉलेज में, तो वहां से उसको एक लेटर थमाया जा रहा है। उस लेटर का डिस्कशन आपको कर रहा हूं। एडमिशन फी हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, एग्जाम फीस हो गया, फिर आएगा इसका यूनिवर्सिटी चार्ज फीस हो गया, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी हो गया, फिर इसके बाद में उसको क्या हो गया, लाइब्रेरी फीस हो गया, फिर सिक्योरिटी फीस हो गया, मेडिसिन, फिर मेडिकल फीस हो गया, जिम, फिर इसके जिम का फीस आ गया, वाईफाई का भी लेते हैं, प्रोस्पेक्टस का भी लेते हैं, ईआरपी का भी लेते हैं, स्पोर्ट्स का अलग से लगाया जाता है, फेस्टिवल चार्ज भी आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ड्रेस कोड भी आ जाता है, ड्रेस कोड भी लेना है। इसके बाद में भैया हॉस्टल का भी लेना है, हॉस्टल का तो आप छोड़िएगा, हॉस्टल का भी देना है, प्रैक्टिकल फीस भी आ जाता है। तो सर ये प्रेम पत्र आपको बना के दे दिया गया। कितना प्रेम पत्र बनाया गया है, डॉक्टर रवि भी जुड़ रहे हैं और मैं नीतू मैम एडवोकेट को भी और नए साथियों को खासतौर से इस प्रेम पत्र के बारे में। देखो ये प्रेम पत्र सबने देखा होगा, जिसका भी बच्चा हायर एजुकेशन में कोई अच्छी एजुकेशन ले रहा है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर। ठीक है सर, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एग्जाम फी, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, लाइब्रेरी फी, ये सिक्योरिटी फी, मेडिकल फी, जिम फी, वाई फी, ईआरपी, सपोर्ट्स, फेस्टिवल और देश भर की सारी होती हैं। और हॉस्टल भी फीस होती है। हॉस्टल की फीस भी इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्रामीण अंचल से गया है शहर में, तो हॉस्टल या पीजी लेना भी अनिवार्य होता है। तो मैडम जी ने एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम अच्छा कोर्स करने के लिए, प्यारे साथियों, एक अच्छा पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूं, मैं रोबोटिक इंजीनियरिंग की बात करूं तो आम जनता के बस की कोर्स नहीं है। मैं आपको बात करूं कि फार्मा-डी के बारे में हम बात करेंगे तो किसी के बस की नहीं है, ये चार्जेस और हैवी हो सकते हैं। अब मैं बात करूं कि भैया किसी को केमिकल इंजीनियर बनाना है तो उसके बारे में भी बहुत बड़ी बात, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, वो भी बजट से बाहर हो गया। फिर मैं आपको एक सामान्य कोर्सों के बारे में बता रहा हूं कि विद हॉस्टल, प्यारे साथियों ध्यान से सुनना और फिर कमेंट्स भी करना कि सर आपने तो बिल्कुल एक बेवकूफ बना रहे हो। एक प्रकार से मैं हॉस्टल चार्ज भी ऐड करके चल रहा हूं 70 से 80 हजार रुपए का। ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी, एग्जाम फी, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, फला फी, ढिमका फी, सब फीस को ऐड कर एक अभिभावक को 2.5 लाख रुपए की पर्ची, एक लव लेटर थमा दिया जाता है। क्या आप समझ पाते हैं कि जो मजदूर वर्ग से जुड़ा व्यक्ति है, जो अपने काम धंधे में पर डे की इनकम कमाता है, जब बरसात आता है तो मजदूरी नहीं लगता है, जब तूफान आ जाता है मजदूरी नहीं लगता है, और कोविड आ जाता है तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। प्यारे देशवासियों, आपको यह भी बताना चाहूंगा मैं मोदी स्टाइल में कि कोविड में आम जनता ही परेशान रही, बड़े बड़े व्यापारियों के पेमेंट मिल रहा था बैंक वेबसाइट में जाकर। यह भी बताना चाहूंगा मैं, आम जन परेशान था जो लाइन में लग रहा था, लंबी लाइन में, अपने 1000 रुपए के लिए भी। तो ये जो जर्नल अभिभावक है, एक सामान्य अभिभावक है जिसकी आमदनी पूरे साल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है, उसको 2.5 लाख का लव लेटर थमा दिया जाए। क्या अमन इस स्थिति में क्या शिक्षा ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा है। आपका सवाल नहीं में ही आने वाला है, मेरा भी नहीं है कि इसको अच्छी तालीम नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खर्च इतना है, परिवार भी चलाना है, और एक अच्छी एजुकेशन से जो हमारा अमन अच्छा इंजीनियर बनने वाला था, डॉक्टर बनने वाला था, नर्सिंग टीचर बनने वाला था, या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग करके रिसर्च करने वाला था, आज वो पैसे के अभाव में, गाइडेंस के अभाव में पढ़ाई से वंचित हो जाता है। ये है कि नहीं है? ये जब हम किसी दिन लाइव बैठेंगे तो फिर लाइव भी बात करेंगे। तो अमन जो हमारा भारत का युवा वर्ग से जुड़ा हुआ, जो कलाम बन सकता था, विवेकानंद बन सकता था, लाला लाजपत राय बन सकता था, मंगल पांडे बन सकता था, ठीक है, बहुत सारे और भी रिसर्च मैन हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उनका नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज अमन क्या बन गया है? बेरोजगार बन गया है, उच्च शिक्षा की तरफ न गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कैपेबिलिटी है ही नहीं कि अमन को पढ़ाया जा सकता है।
अब इस और भी मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, मैं अमन का खर्च आपको बताया विद हॉस्टल, विद एग्जाम फीस, विद वगैरह वगैरह कि इसको 2.5 लाख रुपए चाहिए, 4 साल में 10 लाख रुपए चाहिए, 12 लाख भी हो सकता है। अब जो हमारा जो वहां पर एक साधारण अभिभावक था जो किसी पार्टी की जय जयकार कर रहा था, किसी एमएलए के लिए बूथ एजेंट था या फिर राजनेता की चापलूसी करता था, क्या अब कोई रिश्तेदार आया क्या कि अमन को पढ़ाना है, या कहीं से चेक आ गए कट कट कर भाई इनको, भैया उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमें बहुत चिंता है समाज की, भाई तुम हमारे बहुत अच्छे वर्कर रहे, तुमने पार्टी के लिए जान लगाया, एकदम तुमने जय हिंद किया, बहुत भारी रात भर तुम वोटर्स की गिनती करते रहे, बूथ एजेंट बन के रहे, एकदम तुम कड़क मिजाज में थे। तो क्या प्यारे साथियों, क्या अमन को पढ़ाने के लिए कोई आ रहा है? किसी को दर्द है? किसी को पीड़ा है? नहीं। अब अमन का पिताजी चिंता, फॉरेंसिक में डाला जाए, फार्मेसी में डाला जाए, डी फार्मेसी में तो पढ़ाई करना पड़ेगा निसंदेही, इस बात को भी अवगत करना चाहूंगा। अब बात करते हैं कि ना कोई समाज सेवी आ रहा है, ना कोई रिलेटिव आ रहा है, ना राजनेता आ रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हम चले फिक्र करने के लिए, एसएसजी एजुकेशन क्रांति लेने के लिए। हमने कहा कि ठीक है, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब एसएसजी पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एज एसएसजी क्या कर सकते हैं। पहला नंबर का पॉइंट कि हमें अब क्या करना है एज एसएसजी। हम पहला पॉइंट यहां पर लिखते हैं कि हमने पहले ही बताया कि हम शिक्षा के प्रचार प्रसार का कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार चलाएंगे, कि शिक्षा ही अंधकार को मिटा सकता है, उजियारा कर सकता है समाज में, देश का उत्थान के में मौका दे सकता है। तो पहला काम एसएसजी का होगा कि ऐसे कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार जो मैंने भागलपुर में जाकर किया इस वर्ष, लास्ट ईयर हमने जाकर संत कबीर नगर में किया, लास्ट ईयर जाकर हमने उत्तराखंड में कैरियर एंड गाइडेंस के सेमिनार्स किए, कि हमने बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है। किसी भी प्रबल समाज को प्रबलता देने के लिए, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, कैसे शिक्षा दी जा सकती है, क्या पढ़ाई की जा सकती है, तो हमने बताया उसको कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार में। क्या क्या बताया हमने उसको, अब मोटा मोटा सा मैं आपको